अरे इसको पहने कैसे? मेरे का तो बेल्ट बक्कल ही नहीं है। तो लाइफ जैकेट जो है लाइफ बचा पाएगी कि नहीं, डाउट हम लोग को। फिलहाल हम लोग पहन ले रहे हैं। हम लोगों ने जेटी के लिए, विवेकानंद मेमोरियल के लिए टिकट लिया है। 2 पर्सन 100 रुपीज़, 50 रुपये पर पर्सन का टिकट पड़ेगा। यहाँ से जेटी जाती है, आने जाने का दोनों मिला के। इस वक्त हूँ मैं कन्याकुमारी में और हम लोग अभी निकलने वाले हैं जेटी से विवेकानंद मेमोरियल में। एक्चुअली में स्वामी विवेकानंद जो हैं आज से तकरीबन 140 वर्ष पहले कन्याकुमारी आए थे। उनका कन्याकुमारी आने का मकसद ज्ञान प्राप्त करना था। फिलहाल लाइफ जैकेट कंपलसरी है, तो लाइफ जैकेट पहनना। अरे इसको पहने कैसे? गले में डाल रहे हैं, फिर बांधना पड़ेगा ना। वो ऐसे ठीक है। अरे बांधना पड़ेगा ना, बांधिए आप। फॉर्मेलिटी है यार। हाँ वही तो, लेकिन गिरूंगा तो यार मैं तो निपट जाऊंगा। साथ ही गिरेंगे। मेरे का तो बेल्ट बक्कल ही नहीं है। अंदर बैठ के डालेंगे। तो लाइफ जैकेट जो है लाइफ बचा पाएगी कि नहीं, डाउट हम लोग को। फिलहाल हम लोग पहन ले रहे हैं। भाई साहब ने पहना दिया हमको। बोट लेने इरंगुம்போது எல்லாரும் அவங்க சேஃப்டி பெல்ட்டை வெளிய எடுத்து வந்து விடுங்க। अपना अपना लाइफ जैकेट साथ में लेके आ जाओ। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रॉक मेमोरियल और यहाँ पे अपनी लाइफ जैकेट आप उतार के रख सकते हैं। इस वक्त हूँ मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे और उस रॉक मेमोरियल के सामने एक छोटा सा मंडपम है। इस मंडपम के अंदर यहाँ पे एक शिला है जिस पे एक मनुष्य के पद चिन्हों का निशान बना हुआ है। अब ये ग्रेनाइट की चट्टान है। अब इसमें मनुष्य के पद चिन्ह बने हुए हैं और परंपरा या पौराणिक कथाओं के अनुसार बोला जाता है कि ये पद चिन्ह और किसी के नहीं बल्कि देवी शक्ति, आदि शक्ति कन्याकुमारी जी का है। और यहीं पे बैठ के कन्याकुमारी जी ने तप किया था। शंकर जी को वर के रूप में उन्होंने अपना वरदान मांगा था। 1960 का वक्त एक नाथ रानाणी जी ने यहाँ पे एक मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव रखा। उस वक्त शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब एक नाथ रानाणी जी ने उनसे मुलाकात की तो शास्त्री जी ने बोला कि ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा विवादित भी है। तो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण यहाँ पे बड़ी दिक्कतें हुई उन्हें, यहाँ के लोगों को मनाने के लिए कि यहाँ पे एक मेमोरियल होना चाहिए हमारे विवेकानंद जी के लिए, क्योंकि वो युवाओं के प्रतिनिधि थे और देश के निर्माण के लिए वो कार्य करने वाले थे। तो जब शास्त्री जी से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने बोला कि आप एक कार्य कर सकते हैं, आप सांसदों को इकट्ठा करिए, उनसे अगर आप बात कर लेते हैं और उनका आपको समर्थन मिल जाता है तो इस राष्ट्र में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो एक नाथ रानाणी जी ने भाई साइन करना शुरू करवा दिया सांसदों से। तो 323 सांसदों ने मिलके साइन किया था और फिर जब 323 सांसदों का साइन लेके वो पहुँचे शास्त्री जी के पास, शास्त्री जी ने बोला ठीक है, 323 का मतलब पूरा राष्ट्र ही चाहता है कि यहाँ पे रॉक मेमोरियल बने। तो 1970 आते आते उस वक्त वीवी गिरी जी भारत के राष्ट्रपति थे। ये पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया और देश को समर्पित हो गया। अभी अभी एक खुशखबरी है, यहाँ पे वेदांतपुरम करके एकोमोडेशन है, यानी स्टे करने के लिए अगर आप यहाँ पे आते हैं विवेकानंद मेमोरियल के रॉक मेमोरियल के लिए तो वेदांत एकोमोडेशन आप जा सकते हैं। यहाँ से जो रॉक मेमोरियल से तकरीबन 1 किलोमीटर पड़ेगा आपको और वहाँ पे स्टे आपका फ्री रहेगा। तो ऐसे विजिटर्स, ऐसे वंडरर्स जो यहाँ पे आके घूमना चाहते हैं,
पैसे कम खर्च करना चाहते हैं, तो पैसे कम हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। फैसिलिटीज़ वही हैं, थोड़ा बहुत आपको भोजन में खर्च करना पड़ेगा। तो रहने से अगर आपको पैसा कम लगता है तो ज़्यादा बेटर है, जितना हो सके पैसे बचाएं और जहाँ पैसे लगे वहाँ पैसे लगाएं। 51 शक्तिपीठ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो माता सती जब मूर्छित हो गई थी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, तो भोलेनाथ काफ़ी रुष्ट हुए और उनके शरीर को लेके यहाँ वहाँ भटकते रह गए। और काफ़ी सालों के बाद देवताओं को यह प्रतीत हुआ कि अगर शक्ति और पुरुष का दोबारा मेल ना हुआ तो ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी और शक्ति माँ दोबारा पुनर्जन्म तब लेंगी जब उनके शरीर की अंत्योष्टि होगी। अब क्योंकि भोलेनाथ माता सती का शरीर लेके, जला हुआ शरीर लेके कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहे थे, तो किसी देवी देवता के पास हिम्मत नहीं थी कि भोलेनाथ से उनसे माता सती का शरीर वापस ले सकें ताकि उनकी अंत्योष्टि हो सके। इस विषय में जब सारे देवी देवता प्रभु विष्णु के पास गए तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को काट दिया और कहते हैं कि सारे अंग भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, चीन के, तिब्बत के अलग अलग हिस्सों में गिरे। यहाँ पे जब वो हिस्से गिर रहे थे या गिर चुके थे, वहीं पे कई सारे ऋषि मुनियों ने शक्तिपीठों की स्थापना की। कन्याकुमारी में कहते हैं कि माता सती का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी गिरी थी या पीठ का हिस्सा गिरा था, और कन्याकुमारी में ही नागरकोइल है या नागरकोविल आप हिंदी में बोल सकते हैं, वहाँ पे माता सती का दांत गिरा था। तो अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो दोनों जगह जाएं और दोनों जगह दर्शन करें। तो डोसा हम लोगों ने खा लिया, अब इडली की बारी है। तो दो मेन डिशेस जो कि मध्य भारत और उत्तर भारत में फेमस है, उनको ट्राई कर लिया है। अब इसकी बारी है इडली। केरला और ये परोड़ा केरला तो चटनी आप देख रहे हैं, नारियल चटनी है और ये है सांबर। कड़ी है, ऐसा लग रहा है कड़ी है, आलू का है। खैर मुझे सांबर की चटनी ज़्यादा पसंद नहीं है, नारियल चटनी बहुत, मेरा तो पेट भर गया। इडली और केरला वाले पराठे थोड़े मैदा के थे मगर टेस्टी थे। और इडली हमने खाई तकरीबन 40 रुपये की पड़ी और केरला के पराठे में 50 रुपये पड़े। ऐसे हम लोग अलग अलग खाने वाले थे, सोचा था कि मैं जाके नागरकोइल में खाऊंगा, बट भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए दोनों खा लिए। तो प्राइस के हिसाब से अफोर्डेबल है और अच्छा भी है। यहाँ पे जब आप आते हैं घूमने के लिए, ये रोड आपकी सीधे निकल जाएगी आपकी संगम त्रिवेणी, यानी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को त्रिवेणी संगम बोलते हैं यहाँ पे कन्याकुमारी में। तो इसी रोड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा होटल हरी। ट्राई करिएगा आप ज़रूर।